अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम फिजिक्स क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इस वाली वीडियो के अंदर मैं इस चैप्टर के पहले 5 न्यूमेरिकल यानी कि 5.1 से लेकर 5.5 तक के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करवाऊंगा। तो यहाँ पे मैं आपको इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का बहुत ही आसान और ईजी मेथड जो है वो बताऊंगा। अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आप इंशाल्लाह इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को बड़े ही आसानी के साथ जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम ग्रेविटेशन के कंसेप्ट के रिलेटेड यानी कि हम किस तरह जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं या किस तरह हम ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास जो मेजर कंसेप्ट है वो इस चैप्टर के वो यही है। तो इन्हीं के रिलेटेड जो है वो हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स होंगे। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको हर न्यूमेरिकल की जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक जी। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता जाऊं कि अगर आपने अभी तक हमारे जो पहले 4 चैप्टर हैं यानी कि जो फिजिक्स क्लास 9 के जो पहले 4 चैप्टर्स हैं उनके न्यूमेरिकल के रिलेटेड जो है वो भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो इस वक्त आपकी स्क्रीन की राइट साइड के ऊपर आई टैब बटन के अंदर लिंक आ रहा होगा। तो अगर आप उस लिंक को फॉलो करेंगे तो आप पहले 4 चैप्टर्स के रिलेटेड जो वीडियोज हैं उनको भी देख सकेंगे। तो मैंने पहले 4 चैप्टर्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी बड़े ही आसान तरीके के साथ जो है वो समझाया है। तो अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पहले 4 चैप्टर के न्यूमेरिकल की भी बड़ी आसानी के साथ समझ आ जाएगी। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को। तो यहाँ पे हमारे पास मैंने इसकी जो प्रॉब्लम शीट है इस चैप्टर नंबर 5 की वो मैंने यहाँ पे ओपन कर रखी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 5.1 न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है। तो इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ जो है वो एक फार्मूला शीट जो है वो शेयर करना चाहता हूँ जिसके अंदर जो है वो मैंने इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो फार्मूले यूज होंगे वो मैंने एक फाइल के अंदर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे आप वो वाली शीट जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहला जो फार्मूला है वो हमारे पास आ जाता है कि एफ जी इज इक्वल टू gm1m2/d², जिसको हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल भी बोलते हैं। तो इस लॉ को यूज करके भी हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होगा उसको हम निकालेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा फार्मूला यहाँ पे इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए यूज होगा वो हमारे पास g इज इक्वल टू gmm/r²। तो यहाँ पे g जो है ये बेसिकली हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये वाला g जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और ये हमारे पास m जो है ये बेसिकली मास होगा। तो यहाँ पे ये मास किसी भी प्लेनेट का हो सकता है यानी कि मास ऑफ मार्स भी हो सकता है, मास ऑफ मून भी हो सकता है, मास ऑफ अर्थ भी हो सकता है। और नीचे जो होगा वो हमारे पास उसका रेडियस होगा यानी कि रेडियस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द अर्थ। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा फार्मूला होगा वो वहाँ पे हमारे पास आ जाएगा GH इज इक्वल टू GME/RE+H का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ME है वो बेसिकली यहाँ पे हमें बता रहा है कि ये बेसिकली हमारे पास मास ऑफ अर्थ है। यहाँ पे G फिर अगेन यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ जाएगा। ये RE हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे जो रेडियस होगा वो अर्थ का होगा जो कि 6400 किलोमीटर होता है। और H हमें ये बता रहा होगा कि आपने कितनी हाइट के ऊपर जो है वो उस G की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि अगर आप अर्थ की सरफेस के ऊपर होते हैं तो तब तो G की वैल्यू जो है वो आपको पता है कि वो अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन जैसे ही आप ज़मीन से दूर जाते जाएंगे तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो कम होती जाती है। तो वो अगर आपने किसी स्पेसिफिक हाइट के ऊपर किसी खास हाइट के ऊपर जाके उस G की वैल्यू को अगर आपने कैलकुलेट करना हुआ तो तब आप उस वक्त ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपने इन तीनों फार्मूला को जो है वो अच्छे तरीके से देख लेना है क्योंकि यही 3 फार्मूले जो है वो हमारे पास यूज़ होंगे इस चैप्टर के जो पहले 5 न्यूमेरिकल हैं जो कि अभी हमने इस वीडियो के अंदर सॉल्व भी करने हैं। तो इन 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यही 3 फार्मूले जो है वो यूज़ होंगे। तो इन्हीं 3 फार्मूलों को जो है वो आपने याद कर लेना है। तो उसके बाद हम इसके पहले न्यूमेरिकल की जो है वो यहाँ पे स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे इसकी जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाती है जी कि फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। कि यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड आउट करना है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 kg। कि वो कहता है कि जी यहाँ पे आपने जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपने निकालनी है बिटवीन 2 स्फीयर्स, 2 स्फीयर्स के दरमियान में, ईच ऑफ मास जिसमें से हर एक का जो मास है वो हमारे पास 1000 किलोग्राम है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर्स इज 0.5 मीटर। और जबकि उन दोनों स्फीयर्स के जो सेंटर होंगे उनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होगा वो हमारे पास कितना होगा वो 0.5 मीटर होगा। तो ये हमारे पास कुछ स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के मुताबिक आपने सबसे पहले तो इसका गिवन डेटा और फिर उसका फार्मूला और सब कुछ जो है वो करना है। तो मैं आपको यहाँ पे इसकी जो सोल्यूशन है मैं उसकी तरफ आपको ले जाता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम इसके सोल्यूशन को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसका सोल्यूशन जो है वो यहाँ पे बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है उसका मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट की हुई है। तो यहाँ पे भी आप स्टेटमेंट को देख सकते हैं कि सेम वही वाली हमारे पास स्टेटमेंट है कि फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन
2 spheres of mass, each of mass is 1000 kg, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 0.5 मीटर। तो अगर हम इसके गिवन डेटा की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास मास ऑफ स्फीयर 1 जो कि m1 होगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो 1000 kg आ जाएगा। और सिमिलरली जो मास ऑफ स्फीयर 2 होगा वो भी हमारे पास 1000 kg आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि ईच ऑफ मास यानी कि हर एक मास का जो वजन होगा वो बेसिकली वो 1000 किलोग्राम होगा। तो इसलिए यहाँ पे आपने याद रखना है कि इन दोनों स्फीयर्स का जो मैसेज होगा वो सेम होगा। उसके बाद उसने बता दिया कि जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 0.5, तो वो हमारे पास डी के साथ हम उसको ज़ाहिर करते हैं, तो वो भी उसने हमें बता रखा है जो कि 0.5 मीटर है। इसको सॉल्व करने से पहले आपने ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उन न्यूमेरिकल्स के अंदर हमारे पास जी की वैल्यू जो कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट है वो तकरीबन हर न्यूमेरिकल के अंदर यूज होगी। तो आपने वो भी गिवन डेटा के अंदर जो है वो शामिल कर लेनी है कि जब आपने किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का गिवन डेटा लिखना है तो साथ में आपने उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि जो कैपिटल जी है उसकी वैल्यू भी लिख लेनी है, जो कि हमारे पास 6.673 10 रेज टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर के इक्वल होती है। तो यानी कि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो जी होगा जो कि कैपिटल जी है इसकी वैल्यू भी आपने खुद से याद करनी है, ये आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर नहीं दी होगी। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर आपको याद होगी तो तब ही आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि जब आप आगे जाके इसके सोल्यूशन को देखेंगे तो वहाँ पे हमें इस वैल्यू की जरूरत पड़नी थी, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे पहले गिवन डेटा के अंदर जो है वो शामिल कर लिया है। तो अब आपने यहाँ पे फाइंड क्या करना है जी, आपने सिंपल यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एफ जी निकालनी है। तो एफ जी निकालने के लिए जो यहाँ पे फार्मूला यूज होगा वो बेसिकली हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होगा, जिसको हम कह सकते हैं जी कि Gm1m2 डी स्क्वायर। तो इस फार्मूले को यूज करके जो है वो हम यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि एफ जी होती है उसको हम निकालेंगे। तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आप मैंने लिख दिया है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक जो एफ जी होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है जी, वो Gm1m2 डी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि सिंपल आपने इन सभी वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे प्लग इन कर देनी है, वो पुट कर देनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे जी की वैल्यू लगा देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी 6.673 10 रेज़ टू पावर -11 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास m1 की वैल्यू आ जाएगी। तो m1 की वैल्यू भी हमारे पास 1000 है और सिमिलरली जो m2 की वैल्यू है वो भी 1000 है। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 आ जाएगा और उसके ओवर जो है उसके नीचे जो है वो हमारे पास डी का स्क्वायर है, तो डी हमारे पास 0.5 दिया गया था, तो इसलिए आपने 0.5 का स्क्वायर जो है वो कर लेना है। तो जब आप इन ऊपर वाली वैल्यूज तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वहाँ पे आंसर आएगा वो बेसिकली आ जाएगा 6.673 10 रेज़ टू पावर -5 और यहाँ पे इसके बटे के नीचे जब आप 0.5 का स्क्वायर लेंगे तो वो बेसिकली आ जाएगा 0.25। तो इस तरह हमारे पास ये दो वैल्यूज बच जाएंगी और इन दोनों वैल्यूज को अगर आप आपस के अंदर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो एफ जी की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे ही आप 6.673 10 रेज़ टू पावर -5 को 0.25 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास उसका जो आंसर आएगा वो बेसिकली 2.6692 10 रेज़ टू पावर -4 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स निकाली है तो फोर्स का यूनिट आपको पता है कि न्यूटन होता है, तो इसलिए आपने यहाँ पे जब इसका आंसर लिखना है तो साथ में आपने इसका यूनिट जो है वो भी साथ में लाजमी लिखना होता है। तो इस तरह यहाँ पे इसके पहले न्यूमेरिकल के अंदर जो हमने ग्रेविटेशन फोर्स निकालनी थी उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास 2.6692 10 रेज़ टू पावर -4 न्यूटन निकल आती है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ जो है वो हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल आपने एक फार्मूले को यूज़ करना है, उस फार्मूले के थ्रू आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल नंबर्स 5.2 की तरफ चले जाते हैं। तो हमारे पास 5.2 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट जो है वो कुछ इस तरह से है जी, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल। तो यहाँ पे ये जो आइडेंटिकल का वर्ड यूज़ किया गया है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंस रखता है, इसको हम बाद में समझते हैं कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट, कि अगर हमारे पास दो स्फीयर्स हों यानी कि लेड से एक हमारे पास स्फीयर ये है और दूसरा स्फीयर हमारे पास ये वाला है और इन दोनों को जो है वो हमने 1 मीटर के फासले के ऊपर रखा हुआ है, यानी कि इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, वो 1 मीटर है। जबकि इन दोनों के दरम्यान में जो यहाँ पे ग्रेविटेशन की फोर्स लग रही है वो बेसिकली उसने हमें बता रखी है कि ये वाली जो फोर्स होगी जो कि एफ के साथ हम उसको ज़ाहिर करेंगे वो हमारे पास कितनी है जी, वो 0.006673 न्यूटन है। तो हमने फाइंड क्या करना जी, कि फाइंड देयर मैसेज, कि आपने इन दोनों स्फीयर्स के जो मैसेज होंगे वो आपने यहाँ पे निकालने हैं। तो यहाँ पे ये जो वर्ड आइडेंटिकल का यूज़ किया गया है ये हमें इस चीज़ का बता रहा है कि यहाँ पे जो हमारे पास दो स्फीयर्स हैं उन दोनों स्फीयर्स का जो मैसेज है वो सेम है, यानी कि आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम। तो सेम का मतलब कि उनका मतलब ये हुआ कि m1 जो होगा वो भी उतना ही होगा जितना हमारा m2 होगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब आइडेंटिकल का वर्ड आ जाएगा
तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे जो दो मैसेज हैं उन दोनों मैसेज का जो मैस होगा वो सेम होगा, यानी दोनों स्फीयर्स का जो मैस होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर जो कि हमें दे दी गई है, जिसको हम एफ जी के साथ डिनोट करेंगे, तो वो हमारे पास कितनी है जी 0.006673 न्यूटन। उसके बाद ये डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द लेड स्फीयर जिसको हम डी के साथ ज़ाहिर करेंगे, तो वो हमारे पास कितना है जी वो 1 मीटर है। और इसी के साथ हम यहाँ पे इसका जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन यानी कि जो कैपिटल जी होगा उसकी वैल्यू भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि हमारे पास 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर के इक्वल होगी। तो यहाँ पे आपने इन वैल्यूज़ को जो है वो लिख लेना है, क्योंकि इन्हीं वैल्यूज़ को जो है वो हम आगे जाके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के वक्त यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपने फाइंड क्या करना है जी कि बेसिकली आपने फाइंड करना है यहाँ पे उन दोनों स्फीयर्स का मैसेज। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो मैस ऑफ स्फीयर 1 जो कि m1 होगा और मैस ऑफ स्फीयर 2 जो कि m2 होगा। तो यहाँ पे भी इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला यहाँ पे यूज होगा वो सिंपल न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होगा, जो कि एफ जी इज इक्वल टू gm1m2 ओवर डी स्क्वायर के इक्वल है। तो इस फार्मूले को यूज करके हम यहाँ पे जो है वो इन दोनों स्फीयर का मैसेज जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे अब हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ चले जाते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन के अंदर आपने सबसे पहले तो यहाँ पे आपने वही फार्मूला जो है वो दोबारा लिख लेना है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एफ जी इज इक्वल टू gm1m2 ओवर डी स्क्वायर। तो यहाँ पे जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि एज दीज टू लेड स्फीयर्स आर आइडेंटिकल, जिसको हम सेम भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास m1 और m2 जो है वो दोनों सेम है। तो अगर ये दोनों सेम है तो मैं इन दोनों को जो है वो एक तीसरे m के इक्वल रख लेता हूँ, जो कि हमारे पास m आ जाएगा, यानी कि हमारा m1 जो है वो भी m के इक्वल होगा और m2 जो होगा वो भी m के इक्वल होगा। तो इस तरह यानी कि आपने यहाँ पे जो हमारे पास ग्रेविटेशन का फार्मूला है, यहाँ पे m1 और यहाँ पे ये जो m2 है, इन दोनों की जगह पे आपने क्या कर देना है, वहाँ पे m लगा देना है। यानी कि m1 की जगह पे भी हम m लगा देंगे और m2 की जगह पे भी m लगा देंगे। तो इस तरह हमारे पास जो ग्रेविटेशन का फार्मूला होगा वो हमारे पास आ जाएगा एफ जी इज इक्वल टू gmm ओवर डी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये दोनों m आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा m स्क्वायर। तो ये बेसिकली डी स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे हमने m की वैल्यू निकालनी है तो m को हम राइट साइड पे रहने देंगे और इस डी स्क्वायर को जब आप इस लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यानी आप सिंपल लिख देंगे एफ जी मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर इज इक्वल टू gm स्क्वायर। तो अब आपने क्योंकि यहाँ पे सिंपल m की वैल्यू निकालनी है तो m के साथ g आ रहा है, तो आपने इस g को भी जो है वो जाके दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देना है, यानी कि ये g इस दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हम सिंपल लिख देंगे एफ जी मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू m स्क्वायर। तो अब आपने यहाँ पे इन सभी वेरिएबल्स की जो वैल्यूज है वो यहाँ पे प्लग इन कर देनी है। तो एफ जी जो कि हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स इस क्वेश्चन के अंदर दी गई है उसकी वैल्यू आपने यहाँ पे लगा देनी है, जो कि 0.006673 है। और डी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 दी गई थी, तो इसलिए यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारे पास 6.673 10⁻⁻11 आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है कि जब आप इसको इस 1 के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल आपके पास जो है वही आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही रहेगा। तो अगर आप किसी वैल्यूज को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर कोई चेंजिंग या उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ना। तो ये हमारे पास 0.6673 जो है ये वैसे का वैसे आ गया। और नीचे हमारे पास जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू है ये भी एज इट इज़ वैसे की वैसे आ जाएगी। तो जब आप इस ऊपर वाली वैल्यू को इस नीचे वाली वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, जो कि m स्क्वायर के इक्वल होगा। तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने सिंपल यहाँ पे क्योंकि हमने m की वैल्यू निकालनी है तो m निकालने के लिए यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए आपने क्या कर लेना है, आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो आपने दोनों साइड के ऊपर क्या कर लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो जैसे ही आप दोनों साइडों के ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल हमारे पास m बच जाएगा। और यहाँ पे इस वाली स्टेटमेंट का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास 10,000 किलोग्राम के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो m की वैल्यू थी वो हमारे पास 10,000 किलोग्राम निकल आती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 10,000 किलोग्राम, यानी कि जो दो स्फीयर्स हैं क्योंकि दोनों स्फीयर का जो मैस है वो बराबर था, सेम था, तो इसलिए हम कहेंगे कि जो हमारे पास m1 स्फीयर है उसका मैस भी हमारे पास 10,000 किलोग्राम है और जो हमारे पास m2 स्फीयर है उसका मैस भी हमारे पास 10,000 किलोग्राम है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि सिंपल जो है वो आपने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज़ करके आपने इन दोनों स्फीयर्स का जो मैस है वो फाइंड आउट कर लेना है, जो कि हमारे पास 10,000 किलोग्राम बनता है। उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल नंबर 5.3 को देख लेते हैं। तो उसकी स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाती है जी कि फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो आपने फाइंड करना है ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स
जबकि आपने जो प्लेनेट लेना है वो हमारे पास मार्स होगा। द मास ऑफ द मार्स इज 6.42 10⁻23 किलोग्राम एंड इट्स रेडियस इज 3370 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपने जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो कि हमारे पास जी होता है, उस जी को आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स, मार्स की सरफेस के ऊपर। जबकि जो मास ऑफ द मार्स है वो हमारे पास कितना है जी, वो 6.42 10⁻23 है, यानी कि उसने हमें मार्स का जो मास होगा वो भी हमें बता दिया है और जो रेडियस ऑफ मार्स है वो भी हमें बता दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका गिवन डेटा लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मास ऑफ मार्स, जिसको हम एम के साथ डिनोट करेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा 6.42 10⁻23 किलोग्राम। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा रेडियस ऑफ मार्स, जिसको हम एम के साथ डिनोट करेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा 3370 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्योंकि ये हमारे पास किलोमीटर के अंदर आ रहा है, तो सबसे पहले तो आपने इसको करना है मीटर के अंदर कन्वर्ट। तो मीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि हमारे पास जो 1 किलो होता है वो बेसिकली हमारे पास 10⁻³ के इक्वल होता है। ये आपने पहले चैप्टर के अंदर जो है वो प्रीफिक्सेस के अंदर भी पढ़ रखा है। तो इसलिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, किलो की जगह पे आप लिख देंगे 10⁻3। तो जिस तरह हमारे पास जो रेडियस ऑफ मार्स होगा वो हमारे पास आ जाएगा 3370 10⁻³ मीटर। तो इसके बाद आपने ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो भी शामिल कर लेनी है, जो कि हमारे पास आपने पहले भी पढ़ रखी है कि 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर के इक्वल होती है। तो हमारे पास ये वाला डेटा जो है वो हमें बता दिया गया है और इस डेटा को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, तो हम वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो टू फाइंड के अंदर हमारे पास आ जाएगा जी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, जिसको हम जी के साथ डिनोट करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए जो हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे वो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा कि जी इज इक्वल टू जी यानी कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट एंड इसके साथ एम आ जाएगा यानी कि मास ऑफ मार्स ओवर एम का स्क्वायर यानी कि रेडियस ऑफ मार्स। तो यहाँ पे इस फार्मूले को यूज़ करके जो है वो हम इसका जो है वो सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपल जो है वो अगेन यही जी वाला फार्मूला जो है वो दोबारा लिखना है, यानी कि जी इज इक्वल टू जी एम ओवर एम का स्क्वायर। तो यहाँ पे जी की वैल्यू आप लगा देंगे जो कि 6.673 10⁻11 आ जाएगी। और उसके बाद आपने जो मास ऑफ मार्स था जो कि हमें 6.42 10⁻23 दिया गया था, उसकी वैल्यू आपने यहाँ पे लिख देनी है। और उसके नीचे आपने यहाँ पे जो रेडियस ऑफ मार्स था जो कि 3370 10⁻³ दिया गया था, उसकी वैल्यू लिख देनी है और उसका स्क्वायर जो है वो साथ वैसे का वैसे आ जाएगा। तो जैसे ही आप इन दोनों वैल्यूज को यानी कि इस वैल्यू को और इस वैल्यू को जैसे ही आप आपस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 4.284066 10⁻13। और यहाँ पे जब आप इस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो इसका स्क्वायर लेने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 1.13569 10⁻13। तो अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ गई। तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ को जो है वो आपस के अंदर डिवाइड कर देना है। तो जैसे ही आप इस वैल्यूज़ को इस वैल्यू के ऊपर जाके डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 3.7722 आ जाएगा। तो क्योंकि हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का यूनिट जो है वो हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसलिए यहाँ पे जब आपने इसका आंसर लिखना है तो आंसर के अंदर आपने जी इज इक्वल टू 3.7722 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख देना है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि सिंपल आपने एक फार्मूले को यूज़ करके जो है वो आप किसी भी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है किसी भी प्लैनेट का वो आप वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास जी की वैल्यू होगी, अगर आप मार्स के ऊपर चले जाएंगे तो मार्स के ऊपर जो जी की वैल्यू होती है वो बेसिकली 3.7722 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5.4 आ जाता है। तो इसकी हम स्टेटमेंट को यहाँ पे देख लेते हैं जी कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। The radius of the moon is 1740 किलोमीटर। Find the mass of the moon। तो ये बेसिकली जो पिछला हमने न्यूमेरिकल किया है सेम उसी तरह का न्यूमेरिकल है, लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि वहाँ पे उसने हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालने को कहा था, जबकि उसने मास ऑफ मार्स जो है वो खुद बता दिया था। जबकि इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर उसने क्या किया है, उसने मास हमें निकालने के लिए बता दिया है कि आपने मास निकालना है, जबकि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है या जो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो उसने खुद बता दिया जो कि 1.62 है। तो पिछले वाले न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास मार्स प्लैनेट था और इस दफ़ा हमारे पास ये मून आ गया है कि अगर आप चांद के ऊपर जाते हैं तो चांद के ऊपर जो जी की वैल्यू होगी वो 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी और उस चांद का जो हमारी ज़मीन से फासला है वो हमारे पास कितना है 1740 किलोमीटर। तो आप ये बताएं कि उस चांद का या उस मून का मास कितना होगा। तो हमने बेसिकली यहाँ पे मास ऑफ मून जो है वो
फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे भी इसका गिवन डेटा लिख लेंगे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि जी होगा वो हमारे पास कितना दे दिया गया है, वो 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो दे दिया गया है। और दूसरा यहाँ पे उसने रेडियस ऑफ मून यानी कि जो चांद का जो रेडियस है वो हमारे पास कितना है, जिसको हम RM के साथ डिनोट करेंगे, वो भी उसने हमें बता दिया जो कि 1740 किलोमीटर है। तो यहाँ पे भी ये हमारे पास किलोमीटर के अंदर आ रहा है। तो सबसे पहले आपने इसको मीटर के अंदर तब्दील कर लेना है। तो जैसे ही आप इसको मीटर के अंदर तब्दील करेंगे तो आपने किलो की जगह पे लिख देना है 10⁻3, क्योंकि आपको पता है कि प्री फिक्सेस के अंदर हमने ये पढ़ा था कि 1 किलो जो है वो हमारे पास 10⁻3 के इक्वल होता है। तो इस तरह यहाँ पे जो रेडियस की वैल्यू होगी वो हमारे पास आ जाएगी 1740 10⁻3 मीटर। और उसके बाद आपने यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो जी होता है उसकी वैल्यू जो है वो एज इट इज यहाँ पे इंक्लूड या शामिल कर लेनी है। तो यहाँ पे अब हम ये देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है। तो हमने बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने यहाँ पे जो है वो मैस ऑफ मून जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि जो हमारे पास चांद होगा उसका मैस क्या होगा। तो यहाँ पे इसको निकालने के लिए भी हम वही वाला फार्मूला यूज करेंगे जो कि अभी हमने पिछले न्यूमेरिकल के अंदर यूज किया था, कि जिसके मुताबिक हमारे पास जो जी होगा वो हमारे पास आ जाएगा GMM/RM का स्क्वायर। लेकिन पिछले न्यूमेरिकल के अंदर यहाँ पे ये जो m था वो बेसिकली मार्स को ज़ाहिर कर रहा था, जबकि इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर ये वाला m जो है ये मून को ज़ाहिर कर रहा है। तो इसलिए आपने ये चीज़ का भी फर्क याद रखना है कि यहाँ पे m का मतलब मून होगा, जबकि पिछले वाले न्यूमेरिकल के अंदर m का मतलब हमारे पास मार्स था। तो यहाँ पे ये फार्मूला हमारे पास एज इट इज वैसे का वैसे आ जाएगा, क्योंकि अब हमने यहाँ पे मैस निकालना है, मैस ऑफ मून। तो मैस ऑफ मून जो है वो हमारे पास ये वाला कैपिटल M है। तो इसको निकालने के लिए हम इसको राइट साइड पे रहने देंगे और इस R को जो है वो मैं जाके लेफ्ट साइड पे जाके G के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो G के साथ हमारे पास जो R होगा वो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये GMM जो है ये राइट साइड पे रह जाएगा। अब हमने क्योंकि सिर्फ मैस निकालना है तो मैस के साथ हमारा G भी आ रहा है, तो G को अब हम क्या करेंगे, इसको हम दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह G मल्टीप्लाई बाय RM का स्क्वायर डिवाइडेड बाय G इज इक्वल टू MM आ जाएगा। तो इस तरह इस फार्मूले को यूज करके हम मैस ऑफ मून जो है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि सिंपल यहाँ पे इनकी जो वैल्यूज हैं उनको आपने प्लग इन कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने G की जगह पे उसकी वैल्यू लगा देंगे जो कि 1.62 है, मल्टीप्लाई बाय RM यानी कि जो रेडियस ऑफ मून है वो हमें बता दिया गया था 1740 10⁻3। तो क्योंकि रेडियस का हमने स्क्वायर लेना है तो इसलिए इसका स्क्वायर हमारे पास एज इट इज वैसे का वैसे आ जाएगा। और इसके बटे के नीचे हमारे पास G की वैल्यू आ जाएगी जो कि 6.673 10⁻11 है। तो अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने इसका स्क्वायर लेना है, यानी कि जैसे ही आप इसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास जो भी आंसर आएगा उसको आपने 1.62 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप उसको 1.62 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 4.9047 10⁻12 आ जाएगा। और यहाँ पे ये जो G की वैल्यू है ये हमारे पास नीचे इसकी वैसे की वैसे आ जाएगी। तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने सिंपल इस 4.9047 वाली वैल्यूज को इस 6.67 के साथ जो है वो डिवाइड कर देना है। तो जैसे ही आप इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.35 10⁻22 जो कि हमारे पास मैस ऑफ मून के इक्वल होगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ जो है वो हम मैस ऑफ मून जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास आ जाता है 7.35 10⁻22। तो यहाँ पे मैं इसके साथ इसका यूनिट लिखना भूल गया हूँ, तो यहाँ पे आपने इसका यूनिट जो है वो भी साथ लिखना है जो कि हमारे पास किलोग्राम होगा। ठीक है जी। तो क्योंकि यूनिट हमने लाजमी लिखना होता है तो इसलिए यहाँ पे आपने इसका साथ यूनिट जो है वो भी साथ लगा देना है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ जो है वो हमने मैस ऑफ मून जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। अब इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर जो है वो 5.5 आ जाता है। तो इसकी स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ G, कि आपने G की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है एट अ हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। कि अगर आप ज़मीन से 3600 किलोमीटर के हाइट के ऊपर चले जाते हैं तो उस हाइट के ऊपर जो G की वैल्यू होगी वो हमारे पास आपने फाइंड आउट करनी है, यानी कि आपने बताना है कि उस 3600 किलोमीटर की हाइट के ऊपर जो G की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो ठीक है जी, ये हमारे पास जो न्यूमेरिकल है ये बेसिकली जो हाइट के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें से हमारे पास सबसे पहला न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पे भी आपने सबसे पहले इसका गिवन डेटा लिख लेना है कि हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ जो है, जिसको हम H के साथ यहाँ पे डिनोट करेंगे, तो वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, वो 3600 किलोमीटर आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी हमारे पास किलोमीटर के अंदर है। तो इसको भी आपने सबसे पहले क्या करना है, मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। तो किलो की जगह पे आप लिख देंगे 10⁻3। तो यहाँ पे इस तरह जो हमारे पास हाइट होगी वो हमारे पास इक्वल हो जाएगी 3600 10⁻3 मीटर। अब उसके बाद हमारे पास जो कुछ वैल्यूज होंगी वो आपको खुद याद होनी चाहिए। तो आपने याद रखना है कि जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है जिसको हम RE के साथ ज़ाहिर करते हैं वो हमारे पास इक्वल होता है 6400 किलोमीटर के इक्वल। तो ये वाली वैल्यू जो है वो आपने याद करनी है, ये आपको
न्यूमेरिकल के अंदर नहीं दी जाएगी। ठीक है जी, तो वो आपने याद रखना है कि जो हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू होती है वो हमारे पास 6400 किलोमीटर होती है। तो जब आप इसको मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो किलो की जगह पे आप लिख देंगे 10⁻3। तो इस तरह जो हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू होगी वो हमारे पास आ जाएगी 6400 10⁻3 मीटर। इसी तरह जो हमारे पास मैस ऑफ अर्थ होता है इसकी वैल्यू भी आपने खुद याद करनी है, जिसको हम एम के साथ जो है वो यहाँ पे शो करेंगे। तो वो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी 6×10⁻24 किलोग्राम। तो ये जो मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू है इसको भी आपने याद रखना है। तो यहाँ पे इसको एम की जगह पे बेसिकली हम यहाँ पे एम ई लिख लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो मैस ऑफ अर्थ होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो बेसिकली एम ई के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैस ऑफ अर्थ जो है उसकी वैल्यू भी आपने याद रखनी है कि वो हमारे पास 6×10⁻24 किलोग्राम के इक्वल होती है। और दूसरी वैल्यू आपने ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू जो कि हम पहले न्यूमेरिकल के अंदर भी यूज़ करते आ रहे हैं वो वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, जो कि 6.673 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर के इक्वल होती है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये तीन वैल्यू जो हैं ये अगर आपको याद होगी तो तब ही आप इस वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह के हमारे पास 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं, तो 2-3 न्यूमेरिकल के अंदर हमने यही सेम एक ही फार्मूले को यूज़ करेंगे और इसी फार्मूले को यूज़ करके हम वहाँ पे जो है वो जी की वैल्यू निकालेंगे एट डिफरेंट हाइट। तो जब आप डिफरेंट हाइट के ऊपर जी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो आपने याद रखना है कि ये तीनों वैल्यूज आपको खुद पता होनी चाहिए। यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता होना चाहिए, आपको मैस ऑफ अर्थ का पता होना चाहिए और आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप हम देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो एट हाइट जी जो है वो फाइंड करना है, जिसको हम जी एच के साथ डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होगा वो हमारे पास आ जाएगा जी एच इज इक्वल्स टू जी एम एम ओवर आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। यानी कि ये सिंपल हमारे पास वही फार्मूला है जो अभी हमने पीछे भी यूज़ किया है, लेकिन फ़र्क क्या आ रहा है कि इसमें जी हमारे पास वही ग्रेविटेशन कांस्टेंट है एम ई यानी कि मैस ऑफ अर्थ ओवर वहाँ पे सिंपल आर का स्क्वायर आ रहा होता था, लेकिन यहाँ पे अकेले आर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हाइट भी शामिल हो गई है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले को यूज़ करके हम किसी भी हाइट के ऊपर जो है वो जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सिंपल जो है ये फार्मूला दोबारा लिख देना है। तो फिर आपने इनकी जो जो वैल्यूज़ आपको दे दी गई हैं उन वैल्यूज़ को आपने उनकी जगह पे लिख देना है। तो जी की जगह पे हम उसकी वैल्यू को लिख देंगे जो कि हमारे पास आ जाएगी 6.673 10⁻⁻11 और मैस ऑफ अर्थ की जगह पे हम उसकी वैल्यू लगा देंगे जो कि 6 10⁻24 होगी। और नीचे हमारे पास आर ई की वैल्यू आ जाएगी जो कि 6400 10⁻3 प्लस 3600 जो कि एच की वैल्यू है वो 10⁻3 आ जाएगी। तो इसका स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ वैसे का वैसे आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आपने इन दोनों को वैल्यूज़ को आपस के अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 4.0038 10⁻14 और नीचे जो है वो आपने पहले इन दोनों वैल्यूज़ को यानी कि ये जो 3600 और ये जो 6400 10⁻3 वाली जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको आपने पहले ऐड करना है। इसका स्क्वायर बाद में लेंगे, पहले आपने इनको ऐड करना है। तो जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। तो जब ये वाला आपके पास आंसर आ गया तो अब आपने अगले स्टेप के अंदर क्या करना है कि आपने इसका स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। तो ये वाली ऊपर वाली वैल्यू जो है ये हमारे पास एज इट इज़ वैसे की वैसे आ जाएगी और इस वाली वैल्यूज़ का जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये बेसिकली आ जाएगी 1 10⁻14। तो जैसे ही आप इसको ऊपर वाली वैल्यू को इस नीचे वाली वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे तो बेसिकली ये 10⁻14 इस 10⁻14 के साथ कैंसिल हो जाएगा और सिंपल हमारे पास जो जी एच की वैल्यू होगी वो आ जाएगी 4.0038। तो अगर हम इसको इसके प्रॉपर इसके यूनिट के साथ लिखना चाहेंगे तो वो बेसिकली हमारे पास आ जाएगी जी एच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्योंकि हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसलिए यहाँ पे जी एच की वैल्यू जो होगी वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस चैप्टर के जो पहले 5 न्यूमेरिकल्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसके चैप्टर के जो बाकी के जो 5 न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं इंशाल्लाह अपनी अगली आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसको अपने दूसरे क्लास फेलोज़ के साथ भी इसको जितना हो सकता है उसके साथ भी इनको शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएँ और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मज़ीद न्यूमेरिकल्स के रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो भी आपको मिलती रहें। और अगर आपने हमारे पहले 4 चैप्टर्स के रिलेटेड जो है वो वीडियोज़ नहीं देखी तो वो वीडियोज़ भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए लिंक्स को फॉलो करके जो है उन चैप्टर्स के रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी वीडियोस भी देख सकते हैं। मैंने पहले 4 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स को भी बड़े ही आसानी के साथ जो है वो समझाया है। तो इंशाल्लाह अगर आप उन वीडियोस को देख लेंगे तो आपको पहले 4 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की भी बड़ी आसानी के साथ जो है वो समझ आ जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।